नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सब? दरअसल सोचा ये आज बात करने का मतलब ये है कि कोई इसके पीछे वजह मुझे समझ में आ रही है। इसके पीछे वजह आपको बताऊँगा। दरअसल हो रहा था कि लगातार हम लोग न्यूज़, खबर, राजनीति, पॉलिटिक्स ये वो फलाना-ढिमाका घटना, मरे, हादसा, इतने मरे, उतने मरे। तो इस बीच में कई बार हमारी दोस्तों से बात हुई, हमारे अपने ख़ास लोगों से बात हुई, कुछ पत्रकारिता जगत के बड़े जो नामचीन चेहरे हैं उनसे भी बात हुई। तो सभी लोगों ने एक मुझे राय दी और एक सहमति बनी कि कुछ किस्से कहानियों का कुछ अलग पैटर्न से हटके भी एक प्रोग्राम शुरू किया जाए चैनल पर। जैसे कि आप सभी प्यार दे रहे हैं, आपका इतना अपनापन है, इतना सहयोग है, आप सभी अपना कीमती वक़्त निकाल कर ये मोबाइल पर देखते हैं, समय देते हैं, अपना डेटा खर्च करते हैं, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सभी का। मुद्दे पर आते हैं कि सभी लोगों ने ये राय दी, तो मुझे लगा कि किस्से, कहानी सब सोशल मीडिया और नेट भरा पड़ा है, आप लोगों का वक़्त ज़ाया ना करूँ, कुछ ऐसा दूँ जो जिससे आप डायरेक्ट जुड़ें और वो आपके लिए इंटरेस्टिंग भी हो। तो मुझे अपने बैकग्राउंड को खंगाला मैंने, अपने जो सारी चीज़ें पीछे की थी, पत्रकारिता लाइन की या फिर आप लोग मुझे एडवोकेट भी कह सकते हैं। तो चूँकि 2006 से मैं रजिस्टर्ड अधिवक्ता हूँ, क्राइम की प्रैक्टिस भी करता हूँ। तो चूँकि क्राइम एक सब्जेक्ट ऐसा है, उसमें चाहे-अनचाहे समाज का प्रत्येक धड़ा, हर वर्ग जुड़ा रहता है। पत्रकारिता जगत में भी मैंने खुशनसीबी है, नवंबर आने जा रहा है, नवंबर 2002 से शुरुआत की थी और मुझे लगभग 20 साल का एक लंबा अरसा हो चुका है पत्रकारिता में। पढ़ाई के दौरान ही स्टडी करते हुए मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की थी। तो पत्रकारिता में भी मैंने क्राइम को बहुत करीब से देखा, करीब से कवर किया है, क्राइम बीट को मैंने बहुत अच्छे से कोशिश की, मेहनत की, जी तोड़ कोशिश की, प्रिंट में भी रहा, फिर कुछ समय बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ गया। तो आज जो मुद्दा है कहने का मतलब ये है कि सभी से बात होने के बाद जो हम लोग कन्क्लूसिव एक बहस के बाद एक मुद्दे पर पहुँचे हैं, तो उसमें ये निकला कि आप लोगों से क्राइम की रोज़ स्टोरी साझा की जाए। यह क्राइम एक बेसिक सब्जेक्ट है पत्रकारिता का और क्राइम पर डे उसके चाहे प्रिंट हो और चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जो अपराध शास्त्र है या अपराध खबर है, उसको आप लोग बहुत तरजीह देते हैं, तवज्जो देते हैं और बहुत उसको इंटरेस्ट से लोग देखते भी हैं, उसकी व्यूअरशिप भी बहुत अच्छी है। तो मुझे लगा कि जो अपराध में, जो क्रिमिनोलॉजी में या जो क्राइम बीट में मैंने पढ़ाई की है, स्टडी करी है और जो अब तक मैंने केस को देखा है पत्रकारिता में कवरेज के दौरान जो भी तो मुझे लगा कि इसमें खंगाल कर, छन्नी लगाकर फ़िल्टर करने के बाद कुछ ख़ास परोसा जाए, कुछ ख़ास आपको दिया जाए। इसी परिप्रेक्ष्य में एक स्टोरी की सोचा शुरुआत करूँ। तो सभी लोगों ने हमारे जो अपने अनुभवी लोग हैं उन्होंने रज़ामंदी दी, सहमति दी और क्राइम की स्टोरी का आज से शुरुआत हुई। क्राइम की स्टोरी का शुभारंभ हुआ। अब क्राइम क्यों? क्राइम इसलिए कि समाज में, जिस समाज में हम रहते हैं, जिस धड़े में हम रहते हैं, चाहे अपने आस-पास, अपने जनपद में, अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गाँव में, अपने शहर में, अपने प्रदेश में, अपने देश में, कहीं न कहीं प्रतिदिन ऐसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं, जो क्राइम की घटनाएँ होती हैं, वो ज़रूर आपकी नज़रों से गुज़रती होंगी। आप उन्हें चाहे अखबार के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अपने अ, स्मार्टफ़ोन में ज़रूर आप उसको पढ़ते, देखते और सुनते होंगे। तो मुझे लगा कि एक क्राइम की स्टोरी आपके साथ अगर रोज़ हो जाए किसी एक स्पेसिफ़िक कैरेक्टर को या एक स्टोरी को, सच्ची कहानी को लेकर आपसे साझा करूँ, तो इसमें एक पीछे इसके पीछे ध्येय ये था, मोटिव ये था कि आप लोगों को जागरूक भी कर सकूँगा। जो क्राइम है, अपराध है, वो हमारे आस-पास ही होता है, इर्द-गिर्द होता है और पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार 85 90% अपराध जो है अपने आस-पास ही होते हैं। अपने जो जो अपराध करने वाले होते हैं वो अज्ञात होते हैं।
मतलब करीबी होते हैं, बहुत ख़ास होते हैं। तो इन कहानियों से जो क्राइम की स्टोरीज़ होंगी, इनके ज़रिए से आपको बहुत हद तक जागरूक करने का भी प्रयास है और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आप लोग जागरूक भी होंगे। अब आज पहली स्टोरी को हम लोगों ने लिया और काफ़ी अध्ययन किया तो सोचा कि शॉर्ट में स्टोरी रखी जाए, छोटी स्टोरी हो, मुद्दे पर रहें, आप लोग भटके ना। अब कैसा लगे ये मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि अपने कमेंट करके लाइक करके वीडियो को शेयर करके ज़रूर हमें बताएं। और जो लोग मेरे पर्सनल कांटेक्ट में हैं वो मुझे फ़ोन करके भी अपने अ, जो मन की बात है वो बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और अच्छा ना लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप कमेंट कर सकते हैं, हमें मुद्दे बता सकते हैं, हमें स्टोरी का टॉपिक भी दे सकते हैं क्राइम से रिलेटेड, या किसी पर्टिकुलर कहानी को, किसी पर्टिकुलर क्राइम की स्टोरी को आप लोग सुनना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। हमारा मेल आईडी भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अब आ जाते हैं मुद्दे पर। भारत इंडिया का मोस्ट वांटेड अपराधी है। जी हाँ, आपने नाम सुना होगा, मैंने मोस्ट वांटेड कहा। टॉप वन, नंबर वन अपराधी है मुंबई सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड। और हिंदुस्तान में जो लगातार लंबे समय से 90 के दशक से अपने जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनको क्रियान्वित करता आया इंडिया में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दाऊद इब्राहिम की, मोस्ट वांटेड इंटरनेशनल क्रिमिनल दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम के पीछे हिंदुस्तान की पुलिस ने, महाराष्ट्र की पुलिस ने लगातार सालों साल प्रयास किया, लेकिन वो शातिराना अंदाज़ और हमारे पड़ोसी मुल्क की चालबाजियों को, उनके चालबाजियों के चलते और उनकी साजिश के चलते पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, कराची, इस्लामाबाद में, लाहौर में आराम से ज़िंदगी जी रहा है। जहाँ तक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों का सवाल है उनके मुताबिक। अब दाऊद इब्राहिम आज ज़िंदा ना होता, इसका हश्र जहन्नुम हो गया होता, ये जहन्नुम बहुत पहले पहुंच गया होता, अगर छोटा सा एक मुखबिर सटीक समय पर उसको सूचना न दे देता। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम को मारता कौन? मारती एक महिला, एक लेडी डॉन। डॉन को मारने वाली भी एक लेडी डॉन ही होती। अब आगे बताऊंगा आपको ये लेडी डॉन कौन थी। दरअसल जो दाऊद इब्राहिम है उसका नेटवर्क इतना स्ट्रांग इंडिया के अंदर हो चुका था। सीरियल ब्लास्ट के बाद भी डॉन फरार हो गया, इंडिया से निकल गया भारत के हाथ से कानून के दौरान। कानून के तहत उसे सज़ा नहीं मिल पाई, वो पाकिस्तान की गोद में जाके बैठ गया। लेकिन ये जो कहानी है उस पे आते हैं, आपको मुद्दे से करीब ले चलते हैं। एक महिला थी जो महाराष्ट्र मुंबई में ही रहती थी, अशरफ़ा खान। अशरफ़ा खान, जी हाँ, अशरफ़ा खान बिल्कुल यंग लेडी थी। और अशरफ़ा खान जो एक साधारण परिवार से बैकग्राउंड था उसका, बिलॉन्ग करती थी। अशरफ़ा खान एक बड़े सपने देखने वाली, और मुंबई में रह रही थी चूँकि, तो उसके अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बड़े सपने थे और बड़ी अच्छी खुशनुमा ज़िंदगी जीना चाहती थी। तो अशरफ़ा खान अपनी कुँवारी थी, शादी नहीं हुई थी, अपने परिवार के साथ रह रही थी। इसी बीच उसकी ज़िंदगी में एक ये नौजवान, स्मार्ट युवक, हैंडसम दिखने वाला, एक रईसी अंदाज में ज़िंदगी जीने वाला एंट्री करता है। उसका नाम है महमूद कालिया। महमूद कालिया की एंट्री अशरफ़ा खान के लाइफ में इस तरह से हुई कि अचानक से अशरफ़ा खान की नज़रों में वह आ गया और अशरफ़ा खान उसे उसके लाइफ स्टाइल को, उसके रईसी और रईसी वाले अंदाज को, और महंगी-महंगी ड्रेसेस और महंगी-महंगी गाड़ियाँ, और उसका रहन-सहन और पैसे खर्च करना, पैसे लुटाना, तो जो उसका अंदाज़ था उस पर अशरफ़ा खान दीवानी हो गई। उसने अपना दिल दे दिया। थोड़े ही दिनों में अशरफ़ा खान और महमूद कालिया के बीच में प्रेम संबंध हो गए, प्रेम प्रसंग चलने लगा। ये दोनों ही नज़रों-नज़रों में एक-दूसरे को अपना दिल दे बैठे। अशरफ़ा खान ये बात नहीं जानती थी कि महमूद कालिया है कौन। बस इम्प्रेशन महमूद कालिया ने ऐसा जमा दिया था कि दरअसल अशरफ़ा खान ये हक-बक हो गई और भूल ही गई कि इसके पीछे क्या है, ये कौन बिज़नेसमैन है या ब्यूरोक्रेट्स है या फिर ये बहुत बड़ा कोई रईस है पुराना, पहले से पारिवारिक संपत्ति, बहुत बड़ा मालिक है ये पैसे का।
लेकिन अशरफा खान चूँकि सपने अपने हकीकत में बदलना चाहती थी और उड़ान लंबी उड़ान भरना चाहती थी, आसमान में ऊँची पैंग बढ़ाना चाहती थी, तो अशरफा खान ने महमूद कालिया से बिना किसी पूछताछ के, बिना किसी इंक्वायरी के जीवन साथ निभाने का, जीवन भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा कर लिया और शादी करने का प्लान कर लिया। जी हाँ, महमूद कालिया भी चूँकि अशरफा खान खूबसूरत थी, जवान थी और दिखने में उसे बहुत पसंद आई थी और दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल थी। तो महमूद कालिया चूँकि बैकग्राउंड से क्रिमिनल था, ये मैं आपको बताऊँ कि महमूद कालिया डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा था। डॉन दाऊद इब्राहिम का गुर्गा महमूद कालिया, जो उसके अपने जो रैकेट हैं, सिंडिकेट थे, क्राइम के जो संचालन होते थे, उनको महमूद कालिया संचालित करता था और उसके गिरोह का डी कंपनी का एक सक्रिय सदस्य था। महमूद कालिया चूँकि बैकग्राउंड क्राइम था, तो पैसे की कोई कमी नहीं थी और पैसा बेतहाशा पैसा खर्च करता था और बड़ी रईसत वाली ज़िंदगी जिया करता था। महमूद कालिया ने, अशरफा खान ने, दोनों ने मिलकर रज़ामंदी से शादी कर ली। अब चूँकि अशरफा खान का परिवार लोअर मिडिल क्लास था, तो इसका विरोध भी नहीं होना था और दोनों चूँकि एक ही धर्म से थे, तो रज़ामंदी से शादी हो गई। अब अशरफा खान ससुराल में कालिया के साथ, महमूद कालिया अपने जो हस्बैंड था उसके साथ रहने लगी। अब इस शादी के बाद महमूद कालिया कुछ दिन इंगेज हो गया शादी में, तो उसका वर्कलोड था, जो क्राइम की एक्टिविटीज़ थी, वो थोड़ी-सी कम होने लगी। अब जो गैंग के सरगना थे, जो गैंग के उसके हैंडलर थे, वो उसको निर्देशित करने लगे और चूँकि वह जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ थी उनमें इन्वॉल्व था, जो रैकेट सिंडिकेट का हिस्सा था, तो काफ़ी विदेश जाना और फॉरेन कंट्रीज़ में जाना, गल्फ़ कंट्रीज़ में जाना और वहाँ से जो भी करता था, स्मगलिंग करता था या जिस तरह के उसके अपने कारोबार था अपराध का, वह उसे अंजाम देता था। तो शादी के बाद महमूद कालिया कई बार विदेश जाने लगा। अब अशरफ़ा इधर अकेले रहती थी, क्योंकि उसे ऐशो-आराम मिलने लगी, सारी जो सुख-सुविधाएँ मिलने लगीं, अच्छा घर मिल गया, अच्छा रहन-सहन मिल गया, गाड़ियाँ मिल गईं, पैसा मिल गया, शॉपिंग करने को मिल गया। तो अशरफ़ा खान अपनी ज़िंदगी में ऐसी मशगूल हो गई, उसने पैसे के आगे इतनी दीवानी हो गई कि अभी तक अपने पति महमूद कालिया का जो बैकग्राउंड है, उसको खंगालना ज़रूरी नहीं समझा। अब अशरफा खान को एक दिन अचानक सूचना मिली, घर पर थी वह, कि जो उसका पति है महमूद कालिया, उसका मर्डर हो गया, वह भी विदेश में। अब विदेश में मर्डर हो गया तो अशरफा खान अचानक से जो है इस इतनी पहाड़ सा टूट पड़ा, इतनी बड़ी खबर सुनकर स्तब्ध हो गई, हैरान हो गई। अब चूँकि विदेश था, तो अशरफा खान मर्डर की खबर सुनने के बाद एक सदमे में चली गई। सदमे में जाने के बाद अशरफा खान जो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ थीं वो निपट गईं और अपने पति के देहांत के बाद उसे अचानक एक दिन एक अनजान व्यक्ति जो है घर पर आया और उसने डोरबेल बजाई, दस्तक दी। अब घर पे एक जो अनजान व्यक्ति आया, उसने डोरबेल बजाई और उसने जो है अचानक दस्तक दी, तो अशरफा खान ने मुख़ातिब होकर उससे पूछा कि किस पर्पज़ से आए हैं आप और कौन है, अपना परिचय दीजिए। उस व्यक्ति ने अपना नाम इब्राहिम बताया। उस व्यक्ति ने उसको अपना नाम इब्राहिम बताया और यह व्यक्ति अशरफा खान के, चूँकि एक क्लू दिया था उसने उसके पति के मर्डर का। दरअसल उसने एक राज़ की बात बताई, बड़ा ही राज़ खोला उसके पति के मर्डर से रिलेटेड। उसने अशरफा खान को ये बताया कि जो कातिल है, आपके पति का मर्डर करने वाला है, यानी महमूद कालिया का जिसने कत्ल किया है, वह डॉन दाऊद इब्राहिम है। डॉन दाऊद इब्राहिम का ही गैंग का ये सदस्य था, सक्रिय सदस्य, और डॉन ने ही किसी वजह से महमूद कालिया का मर्डर करवा दिया। अब इतना पति की हत्या का राज खुलने के बाद, या पति की हत्या का जो अ, हत्यारा था उसको जानने के बाद अशरफा खान आग बबूला हो गई। अशरफा खान चूँकि बेइंतहा मोहब्बत करती थी और दोनों ने रज़ामंदी से शादी की थी, उसका पति था, और शादी के बाद कुछ ही दिन बाद उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, वह भी देश से बाहर। अशरफा खान ने उसी दिन अपने मन में ठान ली कि अब कुछ भी हो, मुझे डॉन दाऊद इब्राहिम का कत्ल करना है, ख़त्म करना है।
दाऊद इब्राहिम कोई छोटी-मोटा क्रिमिनल तो है नहीं, गली का चोर उचक्का। क्योंकि डॉन बैठता है विदेश में, पाकिस्तान में, तो अशरफ़ा खान के लिए बहुत मुश्किल था डॉन तक पहुँचना। अब उसका फर्स्ट टारगेट था, मतलब उसने अपना जुनून ज़िंदगी का एक ही मकसद बना लिया कि दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करना है, अपने पति की मौत का बदला लेना है, रिवेंज। तो आपने कई सारी पिक्चर्स भी, हिंदी मूवी भी देखी होंगी अपने पति के बदला लेने के। क्योंकि शराब, शबाब और इश्क और मोहब्बत जब परवान चढ़ता है तो ये सारी सीमाएँ रो तोड़ देता है, सारी सीमाएँ लाँघ जाता है। अशरफ़ा खान के सामने भी अब ज़िंदगी का एक ही मकसद था कि जिसने उसका प्यार, उसका पति छीना है, उसको इस दुनिया से रुख़सत करना। डॉन दाऊद इब्राहिम के जान के लिए अब अशरफ़ा खान ने धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लोगों से मिलना, अपने जो क्लोज़ थे, जो फैमिली मेंबर थे या जो उसके पति महमूद कालिया के करीबी थे, जिनका कई बार अक्सर आना-जाना रहता था, उनसे संपर्क किया और बातचीत करने लगी। अब दाऊद इब्राहिम तक उसने कई बार पहुँचने की, उसका पता लगाने की कोशिश की, लेकिन इधर एक साजिश के तहत ये जो घर आया था इब्राहिम, जिसने ये बात बताई थी कि आपके पति का मर्डर दाऊद ने किया है, तो यही इब्राहिम लगातार अशरफ़ा खान के संपर्क में रहने लगा और इसने दाऊद इब्राहिम के मर्डर के लिए एक प्लान तैयार किया, एक सीक्रेट प्लान। इसने यह बताया कि तुम एक ही अशरफ़ा खान, एक ही ये रास्ता है, तुम्हारी मदद कर सकता है एक मुंबई का जो बड़ा माफ़िया है, किंग है, उसका नाम है अरुण गवली। जी हाँ, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा अरुण गवली, जो बाद में पॉलिटिशियन बन गए। अब अशरफ़ा खान अरुण गवली के पास पहुंची मदद मांगने के लिए कि हमारे एक पति को इस तरह से दाऊद ने मर्डर करवाया और अब मेरी ज़िंदगी का एक ही मकसद है डॉन को ख़त्म करना। लेकिन अरुण गवली चूँकि महिला को ढाल बनाकर दाऊद पर अटैक नहीं करना चाहता था, तो अरुण गवली ने अशरफ़ा से इस मदद करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। अरुण गवली ना ढाल बनाना चाहता था महिला होने के नाते, ना महिला के लिए इस सब चक्कर में पड़ना चाहता था। चूँकि डॉन दाऊद को सभी जानते हैं, उसका नेटवर्क जानते हैं, बड़ा माफ़िया है। अब अशरफ़ा खान ने ठान ली कि अब मुझे अपने ही पैरों पर खड़े होकर, अपने ही बूते, अपने ही संसाधनों से, अपने ही नेटवर्क से डॉन को मारना है। अब डॉन दाऊद इब्राहिम बैठा है पाकिस्तान में, तो अशरफ़ा खान ने सोचा कि मुस्लिम बनकर या अपनी पहचान उजागर करके दाऊद को मारना असंभव है, बल्कि नामुमकिन है पूरी तरह से। तो अशरफ़ा खान बन गई हिंदू धर्म का, अपने आप को ज़ाहिर कर दिया सोसाइटी में, समाज में, और अपना नाम बदल लिया, अपनी आइडेंटिटी ही बदल ली अपने पति के कातिल की अ, जो कब्र खोदनी थी उसे, चूँकि इसीलिए अब वह अशरफ़ा खान बन चुकी थी सपना, सपना दीदी। जी हाँ, सपना नाम रख लिया उसने और किसी हिंदू नाम की तरह सपना बनकर उसी शैली पर अपना जीवन जीने लगी, रहन-सहन बदल लिया। लगातार चूँकि वो अपने टारगेट को अचीव करने में लगी रहती थी और ये जो इब्राहिम नाम का शख़्स था जो इससे मुलाकात करी थी, वह इसके संपर्क में था। उसने सपना दीदी जब ये बन गई, ये पूरे जो अपराध की दुनिया है, क्रिमिनल्स हैं, जो बड़े-बड़े गैंग थे, उनमें ये सपना दीदी धीरे-धीरे अपना जाल बिछाने लगी। और चूँकि इसके पास बहुत बड़े शूटर नहीं थे, बहुत बड़ा नेटवर्क नहीं था, बहुत बड़ा इसका कोई सिंडिकेट नहीं अभी तक संचालित हो रहा था, तो छोटे-मोटे अपराधों में ये शामिल होने लगी, महिला होने का फ़ायदा उठाने लगी। और इसने हिंदी पिक्चरों से और सीरियल से अम, एक क्लू लिया कि पुलिस को सेट करना। इसने मुंबई पुलिस को टिप देना स्टार्ट किया, चूँकि छोटे-मोटे अपराध से जब पैसा आने लगा तो ये टिप देने लगी। अब जब ये टिप देने लगी तो इसको दाऊद के कई सारे क्लूज़ मिलने लगे। उसके जो-जो अपराध थे, जो अपराध के अड्डे थे, वो पुलिस को ये उजागर करने लगी, बताने लगी। पुलिस की मुखबिरी भी, या कह दें कि सीधे-सीधे मुखबिरी करने लगी। अब पुलिस का चूँकि रास्ता साफ़ हो रहा था, पुलिस चूँकि मोस्ट वांटेड था, तो दाऊद के अड्डों पर रेड मारी और उसका माल पकड़ना, और काफ़ी बड़ा दाऊद को लॉस भी इसने करवाया सपना ने, पुलिस से मिलके। अब चूँकि अरुण गवली मना कर चुके थे और सपना दीदी बनने के बाद अशरफ़ा खान का एक ही मकसद ही था कि डॉन दाऊद इब्राहिम को ख़त्म करना।
एक नेटवर्क से इसने यह पता किया कि गल्फ़ कंट्री संयुक्त अरब अमीरात के शारजहाँ स्टेडियम में एक क्रिकेट मैच होना है। अब शारजहाँ स्टेडियम में क्रिकेट मैच होना था चूँकि, तो क्रिकेट में खाई-बाड़ी करता है, सट्टेबाज़ी करता है डॉन दाऊद। दाऊद सभी लोग जानते हैं कि अ, उसका पैसा है वो हॉर्स रेसिंग में या क्रिकेट में सब जगह अपना वो जो है इन्वॉल्वमेंट उसका रहता है। पाकिस्तान में बैठा है तो वहाँ उसके लिए काफ़ी आसान भी हो जाता है। अब जो अशरफ़ा खान थी उसने शारजहाँ के लिए शारजहाँ स्टेडियम में क्रिकेट मैच देखने के लिए अपना भी टिकट करवा लिया और अपने कुछ जो गुर्गे थे, जो सूत्र बताते हैं, उनके साथ में शारजहाँ पहुँच गई। बस यहीं छोटी-सी जो सपना दीदी से चूक हुई, वह ये हुई इसके किसी अपने ही करीबी ने, अपने ही किसी व्यक्ति ने यह बहुत क्लोज़ जो राज़ था, धीरे से इसको डिस्क्लोज़ कर दिया और दाऊद इब्राहिम के नेटवर्क के किसी व्यक्ति को यह राज़ बड़ी मोटी रकम लेकर बता दिया कि इस तरह से शारजाह स्टेडियम में दाऊद इब्राहिम का कत्ल होने वाला है और कातिल कौन बनेगी, कत्ल कौन करेगा, अपने हाथों से महमूद कालिया की पत्नी अशरफा खान करेगी। उसी का डॉन दाऊद का ही जो गुर्गा था, जो अब ख़त्म हो चुका था, उसकी पत्नी अशरफा खान, और वह अब सपना दीदी बन गई है। चूँकि जो मुंबई में सिंडिकेट चला रही थी सपना दीदी, तो उसकी पहचान एक हिंदू महिला के नाते सभी की नज़र में थी कि वह एक हिंदू महिला है। अब ठहरा दाऊद इब्राहिम, बड़ा नेटवर्क है उसके पास, जाने कितने सैकड़ों शूटर होंगे। उसने वहीं से पूरा जो मामला प्रोग्राम था उसके कत्ल का, कहानी बनने जा रही थी, उसका कत्ल होने वाला था, उसने वहीं से पासा पलट दिया और दाऊद ने अपने आदमियों को उसे शूट करने के लिए लगा दिया। सपना शारजाह पहुंच गई, क्रिकेट मैच शुरू होने वाला था और इसके सर पर एक ही जुनून सवार था कि किसी भी तरह से, अब उसको लग रहा था कि मंजिल करीब और हर हाल में किसी भी तरह से दाऊद इब्राहिम को शूट करना है, उसे जहन्नुम पहुंचाना है, जिसने मेरे पति का कत्ल किया है। बस सपना दीदी यहीं थोड़ी-सी मात खा गई और उसी के किसी नेटवर्क ने, ये जो क्राइम होती है, क्राइम की दुनिया है, इसमें कोई अपना नहीं, कोई पराया नहीं, कोई सगा नहीं, कोई संबंधी नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं। सारे मौके परस्ती होती है, मतलब परस्ती, और समय के अनुसार ये बदलते हैं। क्रिमिनल्स का कोई भी ईमान नहीं होता है। अब सपना दीदी चूँकि जब एंट्री करने वाली थी, उसी टाइम दाऊद के किसी गुर्गे ने, किसी शूटर ने सपना दीदी यानी अशरफा खान, जो एक प्रेमिका थी, उसके पति का कत्ल हुआ था, एक पत्नी भी थी, उसके पति का कत्ल हुआ था, उसकी ज़िंदगी जहन्नुम हुई थी उसकी मौत के बाद, जिसको दाऊद ने बेरहमी से मरवा दिया था। सपना दीदी को, यानी जो लेडी डॉन थी सपना दीदी, उस शारजहाँ में उसका कत्ल कर दिया गया। यह कहानी थी क्राइम से जुड़ी कि जब इंसान के दिलो दिमाग पर जुनून सवार हो जाता है किसी का, चाहे वह इश्क हो, चाहे वह जंग हो। इश्क और जंग में सब जायज़ है। इसी कहानी को मैंने आज पहली बार आपके सामने रखा। सपना दीदी यानी लेडी डॉन सपना की मैंने आपको कहानी सुनाई और इसके पीछे मकसद यह था कि अपराध कभी ज़िंदगी देता नहीं, ज़िंदगियाँ छीनता है। इन ज़िंदगियों को छीनने वाले जो अपराधी हैं, वह खुलेआम घूमते हैं, उन्हें कहीं न कहीं अपने नेटवर्क और इस व्यवस्था का संरक्षण मिलता है। हिंदुस्तान में जाने कितने इस तरह की क्राइम की कहानियाँ हैं जिनमें लेडी डॉन की एंट्री हुई और उनका हश्र, चाहे लेडी हो, चाहे पुरुष हो, हश्र जहन्नुम या मौत ही होता है। अब भावनात्मक रूप से ले लें, भावुक होकर ले लें, तो वह एक महिला थी, उसकी प्रेम कहानी थी, उसका अपना जीवन था। चूँकि उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था क्राइम की दुनिया से, लेकिन वह परिस्थिति बस अपराधी बन गई। बाद में अपराधी बनने के बाद उसके जीवन का किस तरह से अंत हुआ, क्या हश्र हुआ, इसे मैंने आप लोगों से साझा किया। यह थी आज की हमारी पहली स्टोरी, पहली क्राइम की स्टोरी। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाकर थोड़ा समय निकाल कर बताइए कि आपको किस तरह की स्टोरी सुननी है,
आप बताइए कि क्राइम की कौन सी स्पेसिफिक आपको स्टोरी सुननी है। हम उस पर डिस्कशन करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके फैक्ट्स तलाशेंगे। और आज के प्रोग्राम में हो सकता है कुछ खामियां हो, उसके लिए हम अग्रिम क्षमा प्रार्थी हैं। अगले बार से आपको नई कहानियों के साथ क्राइम की ऐसी ऐसी हैरत अंगेज कहानियाँ सुनाएंगे जिसमें आपको वाकई बहुत मज़ा आने वाला है और निश्चित रूप से आप जागरूक भी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।